यहाँ सुनो, अब आप हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपस में कोई बातचीत नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हेडिंग डालो, पहले भी डाले तो कोई बड़ी बात। अब यहाँ से थोड़ी चैप्टर पे जाते हैं। अभी तक बेसिक डिस्कशन चार्ज का यहाँ अभी भी चैप्टर चालू नहीं हुआ। इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बेसिक चीजें पढ़ेंगे, जैसे कूलम्स लॉ हो गया। कूलम्स लॉ है तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का एक पार्ट, और ऐसे बहुत सारी चीजें। कूलम्स लॉ मेजरली किसके लिए आता है? इसलिए आता है, ठीक है। क्वेश्चन वाली बात। अब कूलम्स लॉ और भी 2-3 चीजें पढ़ेंगे, थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है उसकी। कूलम्स लॉ पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? कूलम्स लॉ। अरे कूलम्स 425 पहले 60 है। कूलम्स लॉ यहाँ सुनो, गाँव वालों बस हो गया, दूसरी बात नहीं बोलूंगा। कूलम्स लॉ बहुत ही अच्छा लॉ था ये। देखो, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया, मान लो उसका चार्ज Q1 है, मान लो उसका चार्ज Q1 है, और उसके r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे मैंने दूसरा चार्ज रख दिया Q2, दूसरा चार्ज रख दिया Q2, ठीक है। यहाँ Q1 रखा, उसके r डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज रख दिया Q1 रखा, उसके r डिस्टेंस पे क्या रख दिया आपको कूलम्स लॉ मैं देखा इतना एडिट करवाओगे ना खाना बोलिया तो शक वाली बात। देखो बेसिक में बता रहा हूँ, मेरे साथ समझो। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी है जो किताब में नहीं लिखी, लेकिन आपको सुनो। किताब में बात नहीं लिखी। Q1 और Q2 दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस r है, फाइनाइट डिस्टेंस है, कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस। Q2 Q1 दोनों अगर पॉजिटिव है, क्या Q2 Q1 को रिपेल करेगा, दूर भेजेगा, या एटलीस्ट फोर्स तो लगाएगा कि दूर जा मुझसे। वो जाएगा नहीं जाएगा उसकी एक अलग कहानी है, उस पे हम आएंगे, पर एक फोर्स लगाएगा। मैं बोलूंगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको मैं F12 बोलूंगा। फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 सेकंड चार्ज के वजह से फर्स्ट पे लगने वाला फोर्स, इसको मैं बोल रहा हूं। इसको रीड करने का क्या तरीका है? फोर्स ऑन 1 बाय 2, फोर्स ऑन 1 बाय 2। फोर्स है तो वेक्टर आना बोलिया, डायरेक्शन मायने रखता है, क्योंकि रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट होता तो यहां बनाता, तो डायरेक्शन मायने रखेगा, तो वेक्टर लिखना जरूरी है। यहां सुनो, क्या 1 भी लगाएगा 2 को? मैं बोलूंगा फोर्स ऑन 2 बाय 1। क्वेश्चन वाली बात नहीं। अब देखो, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल, मतलब अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये भी 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है। डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन क्या है? इनफैक्ट डायरेक्शन ऑपोजिट है। डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। तो एक महान साइंटिस्ट है, उन्होंने एक किताब लिखी कूलम्स लॉ पे या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, और कूलम्स लॉ को उन्होंने डिफाइन किया। कूलम्स लॉ को उनसे एक छोटी सी गलती रही, अब बताओ क्या ये न्यूटन के तीसरे नियम जैसा लग रहा है? ये एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है, क्योंकि इस पे F नेट क्या है? F नेट क्या है? 0। F नेट क्या है? 0। जहां ये फोर्स हुआ दोनों एक सिस्टम होगा तो सिस्टम पे टोटल F नेट 0, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को काट रहे हैं। ये एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है,
ये एक्शन रिएक्शन। देखो न्यूटन का जो तीसरा नियम था, उसने क्या बोला, एक्शन रिएक्शन का मतलब बनेगा दो अलग मास होने चाहिए, दो अलग मास होने चाहिए, दोनों का फोर्स एक दूसरे पे जो लगेगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयरिंग है। तो एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी किताब में 3 बातें लिखी कि ये जो फोर्स है ये दो अलग बॉडीज से आ रही है। दूसरी बात लिखी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और तीसरी बात लिखी कि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप गए वो किताब पढ़ने, जाते हैं साइंस, आप गए वो किताब खोला, आपने कूलम्ब लॉ का डेफिनेशन पढ़ा और आपने बोला अच्छा एक्शन रिएक्शन पे है, चलो मैं इसको विजुअलाइज करता हूं, इसको बनाता हूं। तो आपने एक चार्ज लिया, मान लो Q1 लिया या Q01 लिया और आपने दूसरा चार्ज क्या लिया Q02 लिया और Q02। आपने बोला ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, चलो ये F1 और 1 2 हो गया और ये F2। क्या ये सही है? हाँ। ये सही एक मिस्टेक आपने अभी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हैज टू बी ऑन द लाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। ये रिपल इसको यहां नहीं करेगा, यहां भी नहीं करेगा, जिस लाइन से वो जुड़े हैं उसी लाइन में वो उसको दूर करेगा, समझे? तो ये बात कूलम्ब लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्स कहां लग रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं फोर्स का वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड वेक्टर पे असर नहीं डालता, सिर्फ मैग्नीट्यूड वेक्टर पे असर, डायरेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट। तो ये ऐसा बात, जिसने किताब पढ़ा उसकी कोई गलती नहीं, उसने तीनों चीज अभी भी फॉलो की, दो अलग ऑब्जेक्ट लिए, दोनों के इक्वल फोर्स और अपोजिट लगा दिए। आपने बोला ही नहीं था डायरेक्शन को, आपने इक्वल एंड अपोजिट बोला था, उसने बना दिया, उसकी कोई गलती नहीं। बाद में पता चला कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये मैं बोलूंगा इलेक्ट्रो क्या होगा? हां, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये दोनों रेस्ट में हैं, दोनों क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट। चार्जेस एट रेस्ट की पढ़ाई को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। चार्जेस एट रेस्ट की पढ़ाई को हम इसमें देखो, चार्ज को रेस्ट मान बहुत सारी चीजें आसान हो गई। वेलोसिटी 0 हो गया तो मोमेंटम क्या हो गया? अगर रेस्ट पे है तो इसका एक्सेलरेशन भी 0। ऐसा जरूरी है? ऐसा जरूरी ना बोल यार, ऐसा जरूरी। एसएचएम में एक इंस्टेंट आया था जब वेलोसिटी 0 हुई थी, क्या उसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम था? हाँ ना बोले आप? यहाँ सुनो, एसएचएम में एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 मानी और वहीं पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम माना था। तो क्या जरूरी है कि अगर वो रेस्ट पे तो उस पे एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है? जरूरी नहीं है। देखो अगर मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाता हूं उसको बहुत डिटेल में लेकर, अभी वहां पे जाने की कोई जरूरत नहीं। देखो चार्ज को रेस्ट पे रखने का बहुत आसान, अब तो वो ऑसिलेशन परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि वो रेस्ट पे वाइब्रेट भी नहीं कर रहा था, वेव भी नहीं बना रहा क्योंकि रेस्ट पे कोई मोमेंटम नहीं है इसकी रेस्ट पे। तो हमने बहुत सारे फैक्टर्स को निकाल लिए, तो ज्यादा कुछ अब बचा नहीं, तो भी बड़ा चैप्टर है क्योंकि ये फील्ड ही बहुत है। अब देखो यहां से लगाओ वालों, आखिरी बात सुनो। तो बाद में ये बोला गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is always in the direction of line joining the charges, line joining the charges। तो वाली बात, इसी लाइन
लाइन के अलोंग में हो। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव होता तो यहाँ खींचता, पर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो यहाँ खींचेगा। ऐसा कोई बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत बनाना, गलत है। क्या बात है ये? अब इसका मैग्नीट्यूड भी दिया था कूलम ने, और उसने बोला था ये जो फोर्स देखो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। आना बोला कोई शक वाली बात? दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और ये है आपके चार्ज Q1 के प्रोपोर्शनल डायरेक्टली, और जितना बड़ा चार्ज उतना रिपेल। आना बोला, और ये Q2 पे भी निर्भर है क्योंकि ये भी तो कुछ मारेगा धक्का। आना बोला, कोई शक वाली बात? और उनकी डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना दूर रहेंगे उतना कम धक्का मार पाएंगे। और उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था 1/r² से। और एंटी-एक्ट आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज, अब एक कांस्टेंट ढूंढना पड़ेगा, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट ढूंढना पड़ेगा, और कूलम ने कांस्टेंट दिया 1/4πε0 बाकी Q1 Q2 r²। वन बाय 4πε0 ये है कूलम लॉ का फॉर्मूला। मतलब अगर ये Q1 दे दिया आपको, Q2 दे दिया आपको, R दे दिया आपको, तो क्या आप ये F12 निकाल लोगे? सिर्फ पुट कर, कांस्टेंट की वैल्यू मैं बताऊंगा, बाकी सब पुट कर। ये भी जितना ये इसको धक्का मारा होगा उतना ही ये उसको धक्का मारेगा, ठीक है? तो ये है कूलम। अब 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ 9 × 10⁹। अब इसका यूनिट निकालना है, इसका यूनिट निकालना है ना, तो ये न्यूटन हो गया, इसको सब यहां लिखो न्यूटन। ये ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, ये नीचे जाएगा तो कूलम स्क्वायर। समझा यूनिट कैसे आया? ये वैल्यू 9 × 10⁹ है, ये कैसे आया? छोड़ो, है कैसे वो बता सकते। ये 9 × 10⁹। अब मुझे ढूंढना है कि इसका यूनिट क्या है। इसका यूनिट ढूंढने के लिए मैंने सबको यहां भेज दिया, तो r स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ऊपर न्यूटन मीटर स्क्वायर बन गया, r मीटर है डिस्टेंस, तो ऊपर क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और दो चार्ज, चार्ज इनटू चार्ज, चार्ज स्क्वायर, नीचे गया तो डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर, डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर। ये है 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी। क्या होता है? परमिटिविटी। नाम से पता चलता है परमिशन देने वाला काम करेगा। ये कितना फ्रीली अलाउ करता है आपको धक्का लगाने के लिए, वो होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी। नॉट लगाया मतलब किसकी बात हो रही है? वैक्यूम। अगर आप मीडियम में रखोगे ना, कमाल की बात ये भी है, ये वैक्यूम में है तो अलग फोर्स, मीडियम में है तो अलग फोर्स। वो डिपेंड सिर्फ एक बात पे करेगा, उस मीडियम की परमिटिविटी पे, क्यों कितना अलाउ कर रहा है फोर्स लगाने, कितना अलाउ कर रहा है। साइलेंट नॉट की वैल्यू है वो है 8.85 × 10⁻⁻12, 8.85 × 10⁻⁻, यही है क्या? चेक कर लो, बुक में दिया है क्या? नहीं दिया, बुक में कहीं भी दिया नहीं। हाँ मैं को बता सही। अब देखो एप्सिलॉन नॉट का निकालना है ना, एप्सिलॉन नॉट का क्या आएगा? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन। बता सकते हैं कैसे आया यूनिट? 1/4πε0 का ये यूनिट है, 1 का कोई यूनिट नहीं है, 4 का कोई यूनिट नहीं, 5 का कोई यूनिट नहीं है, तो ये 1/ε0 का यूनिट है। हां तो एप्सिलॉन नॉट को उल्टा हो जाएगा। सिंपल बात, ये पूरी यूनिट ही 1/ε0 की है, तो एप्सिलॉन नॉट को उसका उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन वाली बात यहां तक ही कहानी क्लियर है? मतलब आपका कूलम्स लॉ यही है। दो चार्जेस अगर एक साथ एक डिस्टेंस पे रखे जाएं तो एक दूसरे को आइदर रिपेल करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे। डायरेक्शन आप अलोंग द लाइन बनाओगे, और चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव है उसमें या तो रिपल्शन या तो अट्रैक्शन को बना दोगे। वो फोर्स कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड। अब हम बस एक छोटी सी कहानी देखेंगे कि मान लो यही सिस्टम को मैं मीडियम में लाके रख दूं तो क्या असर पड़ेगा, बस वो देखो। ठीक है, यहां तक
अब सुनो, अब आप मीडियम में हो, मीडियम में, अब आप कहाँ हो? मीडियम। तो परमिटिविटी बदल जाएगी। मान लो नई परमिटिविटी आई एप्सिलॉन नॉट। नई परमिटिविटी क्या आई? अलग अलग मीडियम की अलग अलग एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट सॉरी एप्सिलॉन, अलग अलग मीडियम की अलग अलग एप्सिलॉन की वैल्यू आ सकती है। अलग अलग मीडियम की अलग अलग एप्सिलॉन की वैल्यू आ सकती है। हम देखो क्या करते हैं। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मैं एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बनाता हूं। क्या बनाता हूं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान शब्दों में बता रहा हूं, ध्यान से सुनो कैसे समझो। मैं इस एप्सिलॉन को, मैं एक मीडियम में चला गया तो मुझे नई एप्सिलॉन आई है, मैं सिंपली इसको कंपेयर कर दूंगा मेरे वैक्यूम के साथ। ये कांस्टेंट बता रहा है कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितना बढ़े या घटे, समझे? यानी कि जो नया एप्सिलॉन आया वो एप्सिलॉन नॉट इनटू के, where k is the dielectric constant of the medium। ये आपको गिवन है। k मतलब आप कंपेयर करो, आप पहले मीडियम में तो ये एप्सिलॉन है, वैक्यूम में थे, नए मीडियम में गए तो ये एप्सिलॉन आया, कंपेयर करो कि वैक्यूम के बदले में कितना कम या ज्यादा हुए, समझे? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में आप बढ़े हो या घटे, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताते हैं। तो k एप्सिलॉन क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट इनटू k। तो अभी फोर्स क्या हो गया? 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 है r स्क्वायर का। ये वैक्यूम में था, ये किसमें था? वैक्यूम में था। अगर आप एक मीडियम में चले गए तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 कोई शक वाली बात नहीं, आसान बातें, ज्यादा कोई डिफिकल्ट बात नहीं, कॉम्प्लिकेट भी करने की कोई जरूरत नहीं। चलो, कूलम्ब्स लॉ का डिस्कशन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये चार्जेस एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। अब यहां से मेरे को आपको मान लो धक्का मार, तो मुझे आपको टच करना पड़ेगा, उसके बिना मैं आपको धक्का नहीं। एक तरीका होगा, मैं यहां से वुडन ब्लॉक रखता हूं, मान लो आप भी उसी वुडन ब्लॉक से चिपके हो, मैं इसको धक्का मारूं तो आपको भी लगेगा। या तो डायरेक्टली आपको टच करूं, या तो किसी मीडियम के थ्रू अपने फोर्स को आप तक भेज दूं। लेकिन अगर बात किया जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वैक्यूम में भी लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वैक्यूम में भी लगता है, मतलब कुछ तो है उनके बीच में जो वैक्यूम में भी है और मीडियम में भी, जिसके थ्रू वो फोर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज जब जहां पहुंच सा, मान लो मैंने एक चार्ज लाके रख दिया, तो वो अपने आसपास अपना इलाका बना लेता है। क्या बना लेता है? अगर कोई उसका दुश्मन आ जाए उस इलाके में, जैसे पॉजिटिव रखा और कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसका दुश्मन है, वो अपने इलाके से उसको बाहर भगाने की कोशिश, और अगर कोई प्यार देने वाला आ जाए तो अपने नजदीक बुलाना। अगर पॉजिटिव रखा, नेगेटिव चार्ज है तो अपने नजदीक बुलाना। वो बुलाएगा कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करके बुलाएगा। क्या करके बुलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सराउंडिंग ऑफ अ चार्ज, सराउंडिंग ऑफ अ, ध्यान से सुना, मैं आगे क्या बोलूंगा और भी बोलूंगा। सराउंडिंग ऑफ अ, when another charge experiences a force, उस चार्ज का ऐसा इलाका जहां पे मैं दूसरे अगर चार्ज को लाऊं तो उस दूसरे चार्ज को कोई ना कोई फोर्स महसूस होगा, चाहे वो रिपल्शन का हो चाहे अट्रैक्शन। मतलब एक चार्ज अपने आसपास, इलेक्ट्रिक
फील्ड बना देता है। क्या बना देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक बात छोटी सी, एप्सिलॉन नॉट सबसे लीस्ट वैल्यू, सबसे मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर कोई बना पाएगा तो वैक्यूम बना पाएगा, क्योंकि देखो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। ये जितना कम फोर्स उतना ज्यादा, सबसे कम वैक्यूम में होता है, सबसे कम वैक्यूम उसका K1 होता है, इसका K1। वाटर का K 80 होता है, 80 गुना कम कर देता है। पानी में फोर्स 80 गुना कम। जनरल इंफॉर्मेशन है, K is 1 for vacuum 1 और K is 80 for water। एक इंटरेस्टिंग चीज और होगा, K is infinite for मेटल के अंदर, मेटल के कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं लगता। K अगर इनफाइनाइट होगा तो 1 upon इनफाइनाइट 0 हो गया, K अगर इनफाइनाइट होगा तो 1 upon इनफाइनाइट 0। मतलब मेटल के अंदर कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। ये हम आगे पढ़ेंगे, सेम बात आगे पढ़ेंगे, समझ लो, बेसिक बताओ, आया ख्याल तो बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो, देखो मैंने यहाँ पे एक चार्ज लाया, मैंने क्या लाया? चार्ज। मान लो ये Q है, मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे अगर एक चार्ज रखा तो उसको धक्का लगेगा, मतलब ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा मुझे बात बताओ, अगर दूर किया तो धक्का कम लगेगा, नजदीक किया तो धक्का ज्यादा लगेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है कि कितने जोर से धक्का लगा वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने का तरीका बता दूं, फॉर्मूला आया था। मान लो यह चार्ज Q1 है तो यहाँ पे मान लो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, क्या बन गया? पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मैंने छोटा सा चार्ज Q0 लाया, छोटा सा चार्ज लाया, मैं इसको बोलता हूँ टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मैं छोटा क्यों लाया पता है? मैं छोटा चार्ज यहाँ से, छोटा चार्ज इसलिए लाया, अगर कोई बड़ा चार्ज लाता तो ये इसको धकेल देता, मुझे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को पढ़ना है, तो इसके पे कोई असर होना, इसलिए बहुत छोटा चार्ज लाया जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बना रहा है पर इतना छोटा है कि इस पे कोई फर्क डालने वाला नहीं है, ये भाग जाएगा, रिपल होके ये भाग जाएगा, ये नहीं भागेगा, इसी को तो पढ़ रहे हैं। इसलिए जानबूझ टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, छोटा सर्किट टेस्टिंग चार्जर, उसका कोई काम नहीं। अब मैं जैसे टेस्ट चार्ज को यहाँ लाया, उसमें कुछ तो फोर्स लगेगा, एक्चुअली फोर्स ऐसा लगेगा, ये लाइन ज्वाइन पर ऐसा फोर्स लगेगा, नहीं समझे? ये लाइन ज्वाइनिंग का फोर्स होता है ना, फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, तो ये फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 है, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू, इसको अभी के लिए F लिख दूं, कोई शक वाली बात नहीं, मतलब F फोर्स लगा तो इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है जितना फोर्स लगा उसको डिवाइड कर दो उस चार्ज, तो ये जो E की वैल्यू आई वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे आया? फोर्स क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय r², ये फोर्स है, इसमें एक चार्ज कैंसिल होगा ना, एक चार्ज तो अभी भी है, जीरो कभी होने वाला नहीं है। क्या ये क्लियर है? मेरे को बस ये जानना है कि अगर मैं ये चार्ज लेकर जाऊं तो कितना फोर्स लगेगा, वही उसकी इंटेंसिटी बताता है। अगर छोटे से चार्ज में ज्यादा फोर्स लग रहा है तो इसकी इंटेंसिटी तेज है, उसका बहुत चार्ज है, वो किसी को अपने पास आने देना, अगर छोटे से चार्ज में छोटा ही फोर्स लग रहा है मैं बोलूंगा उसकी इंटेंसिटी कम है। अगर सर Q2 लेंगे तो फिर Q1 भाग जाएगा ना, अगर क्या Q2 लेंगे जब Q0 Q1 की तरह तो Q1 का मतलब इंटेंसिटी कम हो जाएगा, मतलब भाग है। इस देखो इसका जो इंटेंसिटी ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, मैं अभी सिर्फ इसको स्टडी करना चाहता हूं, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं कि इसको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलते हैं, यूनिट टेस्ट, यूनिट मतलब एक छोटा, ताकि ये इसको कोई असर, तभी तो मुझे इसकी बात समझ में आएगी।
ये भी बड़ा डाल दिया तो मेरे को इसकी बात समझ में आने वाली नहीं। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर, यहाँ तक सब ठीक लग रहा है? इसको एक चीज और भी बोलते हैं, इसका एक और ऐसा यूनिट है, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर, ये कहां से है? ये आगे डिस्कशन, पर समझ लो वोल्ट पर मीटर भी आगे करेंगे डिस्कस। वोल्ट पर मीटर भी होता है, न्यूटन पर कूलम तो होता है, ये दिख ही रहा है, और वोल्ट पर मीटर। चलो थोड़ा बेसिक डिस्कशन और कर लें। यहां से अभी लिखने की कोई जरूरत अभी नहीं। रुक जाओ, क्या जाओ, थोड़ी बातें बता दो ना एक साथ। अब देखो, एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, ये Q0 कौन सा चार्ज है जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? Q0 फोर्स दे चार्ज which is experiencing एग्जाम में करते हो, स्पेलिंग नहीं आता तो उसको बना देते। फोर्स which is चार्ज which is experiencing, ये Q0 है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है आपको, ये भूलने वाली बात नहीं। F0 by Q0 E आता है, सॉरी F by Q0 E आता है। यहाँ पे Q0 क्या है? वो चार्ज जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। कोई शक वाली बात नहीं। यहाँ तक सब क्लियर, सिंपल भाषा में बताते जा रहा हूँ आगे से। अब इस फॉर्मूला, मान लो ये दो चार्ज है, ये फोर्स कहां से आया? दो चार्जेस को रख के आया, अब उसमें डाल तो E की वैल्यू क्या है? F क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। देखो अगर वैक्यूम रहेगा तो K ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, पर K लिखो, K लिखने की आदत होनी चाहिए, हर बार वैक्यूम में हो ये जरूरी नहीं। वैक्यूम में दिया तो K 1 मान लेना, कोई मारेगा मुक्का आगे नहीं, उल्टा खुश होगा, इसको पता है, इसको पता है, इसने K 1 माना, अच्छी बात है। आगे सुनो, मान लो मैंने ये, मेरे पास अभी सिस्टम ये है, मैंने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज। फोर्स कौन दे रहा है? Q1 और Q0 फोर्स दे रहा है, तो Q1 into Q0 अपॉन R स्क्वायर, बीच में डिस्टेंस R मान लो, बीच में डिस्टेंस R, कोई दिक्कत वाली बात? इसको डिवाइड करोगे Q0 से, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इसको डिवाइड करोगे Q0 से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया? क्या है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज है वो चार्ज है जो फोर्स दे रहा है। यहाँ पे फोर्स लेने वाला चार्ज था, यहाँ पे फोर्स दे रहा है, क्योंकि जो लेने वाला तो कैंसिल, समझा? इसलिए लिखा है। कौन सा फॉर्मूला का यूज करना ये पता होना चाहिए। पता चला देने वाले का पूछा, ये लगा के आ गया तो गलत बात हो जाएगी। ये ले रहा है, वो हाँ, ये ले रहा है, ये ले रहा है, तो ये हो गया Q1 is the charge that is giving the force, that is giving, मतलब मेरे अंग्रेजी में बोलो, समझ जाओगे ना बोले, समझ जाओगे कि नहीं? बेसिक यहाँ तक डिस्कशन ठीक, सबने बोला ठीक, मैंने बोला, सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। अब देखो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आया? ये भी जानना चाहिए। दूर रहोगे तो धक्का कम लगेगा, नजदीक रहोगे तो धक्का ज्यादा लगेगा, धक्का ज्यादा लगेगा। क्या ये r स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वही लिखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अगर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वगैरह सब कांस्टेंट, आपने एक चार्ज Q1 ले लिया, वो बात उसकी खत्म। अब आप दूसरा चार्ज कितने डिस्टेंस पे रखते हो, उससे तो डिफाइन होगा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या है। जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ
गाँव वालों यहाँ से, गाँव वालों, गाँव, यहाँ सुनो, कहाँ सुनो, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, यहाँ देखो, मुझे वो आएगी ना अभी, पूरा कर मत, हाँ बस लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। देखो होता है, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा विजुअलाइज करना है, देख तो मैं सकता पर थोड़ा एक तरीका अगर जान कर ड्रॉ करने का तो कोई बुराई वाली बात, एक तरीका पता होना चाहिए। जो मैं तरीके से ड्रॉ करूंगा वैसा दिखता नहीं है, मेरे कन्वेंशन के लिए मैं बना रहा हूं ताकि मैं अच्छे से विजुअलाइज। उसको एक तरीका होता है, मान लो आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, क्या रखा पॉजिटिव, यहां पर अगर मैंने दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखा तो क्या इसको यहां फेंक देगा? अगर यहां रखा तो यहां फेंक देगा, यहां फेंक देगा, यहां फेंक देगा, यहां फेंक देगा। यही है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज रखा, सिंगल पॉजिटिव चार्ज रखा तो उसके जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वहां से ओरिजिनेट होता हुआ सर्कुलर डायरेक्शन में चारों तरफ दूर भागता हुआ होगा। कोई शक वाली बात? यही नेगेटिव मान लो, क्या मान लो नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज रखा तो बुलाएगा, बुलाएगा, मगर जाने का, मगर जाने का बुलाती है, मगर जाने का नहीं। अरे आना बोल यार, आना बोल। अब यहाँ सुनो, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिख रहा होगा, मतलब सब लाइंस उसके पास आ रहे होंगे, लाइंस उसके पास आ रहे होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, दे नेवर, कोई भी इंटरसेक्शन होने वाला तो कभी आपस में जुड़ने वाले नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, क्या रखा तो ये मुझे यहाँ फेंकेगा, समझो मेरे को, या एक डायग्राम और बना, एक डायग्राम और बना। मान लो एक पॉजिटिव रखा और एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव अलग रखा, नेगेटिव अलग रखा तो क्या होता है मैंने देख लिया। अगर पॉजिटिव नेगेटिव साथ में लाके रखा तो क्या होगा ये भी देख लूं। ये यहाँ के पार्टिकल को तो यहाँ फेंकेगा, यहाँ के पार्टिकल को यहाँ फेंकेगा, यहाँ के पार्टिकल को, ये यहाँ के पार्टिकल को यहाँ बुलाएगा, यहाँ बुलाएगा, और ये जब यहाँ फेंकेगा तो ये इसको अपने पास बुला लेगा। हाँ नहीं समझे, समझेंगे नहीं समझे? आई वो आपको समझ में, मतलब ये जब वो यहाँ फेंकेगा नेगेटिव वाले तो पॉजिटिव यहाँ से यहाँ मिलेगा। कोई शक वाली बात? माइनस सिर्फ लेता है, माइनस सिर्फ लेता है। अगर पॉजिटिव रखा, कोई शक वाली बात है क्या इसमें? अब देखो, जहां भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यहाँ भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज कहाँ है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसका अपोजिट आया ना बोल। पॉजिटिव चार्ज को ही तो लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज वहीं फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। पॉजिटिव चार्ज यहां रखूं तो यहां एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, और यहां रखूं तो दूर भागेगा। नेगेटिव चार्ज उल्टा एक्सपीरियंस करता है। मान लो यहाँ पे मैंने क्या ला दिया तो क्या ये अट्रैक्ट होगा, और मेरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो यहाँ था, तो अगर आप नेगेटिव चार्ज ला रहे हो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि वो लाइन बनाते वक्त हम लोग ने पॉजिटिव चार्ज का ध्यान रखा, इसलिए नेगेटिव ले वो उल्टा होता है। कोई शक वाली बात? बेसिक सी बात है, सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, कोई रॉकेट साइंस, ये नोट करने वाली बात है। और दे नेवर इंटरसेक्ट, दे नेवर। एक चीज हो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस एक जगह से जा रही होगी वहां पे इंटेंसिटी उतना स्ट्रांग। जैसे
मान लो मैंने ये प्लेन कर दिया, यहाँ पे 3 है, मैं यही प्लेन को यहाँ पे लेके आया तो एक ही हो गया ना। तो देखो डिस्टेंस के साथ कम हो गया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कम हो गया, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कम हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी। तो अगर ज्यादा लाइंस हैं, ज्यादा लाइंस है मतलब देखो यहाँ पे ना हमेशा लाइन को ज्यादा तो दूर जाके कम होता है, एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ। अगर लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी ज्यादा, लाइंस कम हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी। अब मजे की बात ये है कि मैं लाइंस को गिन तो सकता नहीं हूँ पर इसका फ्लक्स निकाल सकता हूँ। वो बताओ मैं क्या होता है, क्या निकाल सकता हूँ? फ्लक्स। ये मिटा दो पहले करना, बोलो मैं क्या निकालूंगा? देखो मुझे, मैं गिन तो सकता नहीं फिजिकली बैठ के, पर मैं एक पर्टिकुलर एरिया में से कितना ओवरऑल ई आ रहा है वो कैलकुलेट कर सकता हूं। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। को डिटरमाइन किया जाता है फाई से, किससे? फाई से। अब यहाँ ध्यान से सुनो, ये जो फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन क्या है? मेजर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है उसका मेजर करना है। किसके लिए? फॉर अ गिवन पर्टिकुलर एरिया, फॉर अ गिवन मतलब अगर मैं एक एरिया दे दूं तो उसमें से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहे हैं उसको ही कैलकुलेट करने को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कोई शक वाली बात? अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब मुझे ये जानना है कि इस एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। वही जो मेजर करूंगा ना कि इस एरिया में से कितना जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको ही फ्लक्स बोलते हैं, फाई। तो फाई ज्यादा है मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, फाई कम है तो मतलब कम इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है फॉर अ गिवन एरिया। अब देखो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जा रहा है, तो शक वाली बात, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा गया होगा, आना बोलिया रखा गया तब ये जा रहा होगा। ये लिखने की जरूरत पर अंडरस्टूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही चार्ज से ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो चार्ज रखा होगा। मैंने यहाँ पे एक एरिया मान लिया, एक रेक्टेंगुलर प्लेट मान लिया, क्या मान लिया? रेक्टेंगुलर प्लेट। अब मुझे जानना है कि इस रेक्टेंगुलर प्लेट के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, ये मुझे जानना है कि इस रेक्टेंगुलर प्लेट के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, इसी को फ्लक्स बोलते हैं, इसी को फ्लक्स। अब यहां से ई बार आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है? ई बार। इसका एरिया का वेक्टर ऐसा है, ये सरफेस एरिया, एस क्या है? एरिया का वेक्टर मतलब एबी, जो भी जिस प्लेन में आपका शीट है या जो भी है उसके परपेंडिकुलर। अगर मैं ये बोर्ड मानूं तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा है, ठीक है? अगर ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा है, ये सरफेस है तो ऐसा है। जो भी सरफेस ले रहे हो उसका परपेंडिकुलर, उसका तो इसका परपेंडिकुलर इस तरफ और इसका भी परपेंडिकुलर, ई तो यहीं से आ रहा है और सरफेस एरिया भी यहीं आएगा। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो सिंपली होता है ई बार डॉट, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, मल्टीप्लाई करने के डॉट प्रोडक्ट लोगे, क्या लोगे? डॉट प्रोडक्ट। ये क्या है? सरफेस एरिया, ये यानी फाई क्या हो गया? ES cos थीटा, ES अरे डॉट प्रोडक्ट नहीं पता क्या? A डॉट B is equal to AB cos थीटा, A डॉट B is equal to AB cos थीटा। थीटा is the angle between E and S, थीटा is the angle between E and S। इस केस में क्या E and S पैरेलल है, मतलब उनके बीच का एंगल 0 क्योंकि वो पैरेलल है, cos 0 1 होता है, तो फ्लक्स E into S, फ्लक्स E into S। कोई शक वाली बात नहीं? ध्यान से देखो, सुनो, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब फ्लक्स और इस कंडीशन पे, यहां पे देखो ध्यान से,
इस कंडीशन के लिए मान लो आपको दिया है E कितना दिया है, मान लो एक एग्जांपल मैंने उसमें लिखा उसी को लेंगे। 10 न्यूटन पर कूलम दिया है, E कितना दिया है 10 न्यूटन पर कूलम, और S बार कितना दिया है, S बार दिया आपको 4 मीटर स्क्वायर। क्या दिया है 4 मीटर, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है 4 मीटर। तो जो फ्लक्स आएगा वो ES cos थीटा, फ्लक्स आएगा ES cos थीटा। अब देखो E कितना है 10, S कितना है 4 और थीटा कितना 90, तो cos थीटा 1 नहीं 0 थीटा क्या है पैरेलल है ना, E और S पैरेलल है, तो cos 0 1 होता है। cos 0 क्या होता है, तो ये 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। क्वेश्चन वाली बात नहीं, बेसिक सवाल लगा लोगे, इस पे ज्यादा पूछने की कोई जरूरत नहीं। अब मान लो आपको ऐसा दिया होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, या समझो ये आपका एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, बीच में एंगल मान लो 60 डिग्री, कितना दिया है। अभी जो फ्लक्स होगा वो ES cos थीटा होगा, ES cos थीटा, E मान लो यही सेम वैल्यू 10, S क्या हो गया 4 और cos थीटा cos 60 हाफ, यानी कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन वाली बात। तो ये सब बेसिक सवाल आप लगा लो, बार बार इसको कराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मान लो कोई इरेगुलर शेप की बॉडी आ गई, कोई इरेगुलर शेप की बॉडी आ गई, इसमें से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E पास हो रहा है, क्या पास हो रहा है E। अगर ये कोई यूनिफॉर्म शेप तो मैं इसका यूनिफॉर्म एरिया भी लिख, मुझे इसका एरिया पता नहीं। इस पॉइंट की बात करो, मान लो मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया, तो इसका ds बात होगा ऐसा परपेंडिकुलर ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनना, ये सरफेस लिया और इसके परपेंडिकुलर ds बार, E बार मेरा ऐसा जा रहा है, बीच में एंगल थीटा आएगा, बीच में एंगल क्या आएगा थीटा, मतलब जो छोटा सा फ्लक्स होगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट छोटा सा एरिया होगा। कोई शक वाली बात नहीं, छोटा एरिया लेगा तो फ्लक्स भी छोटा आएगा, पूरा एरिया ले रहा था तो फ्लक्स भी पूरा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको इंटीग्रेट कर दो, सब d5 मिलाओगे तो पाई आ जाएगा, वो बराबर होगा इंटीग्रल ऑफ E बार डॉट ds, क्या वो बराबर होगा E ds cos। क्वेश्चन वाली बात, इसका हम इस्तेमाल अभी आगे सारे डेरिवेशन में करेंगे, वो अभी चैप्टर 12 में आता है, ये आपको पता पहले से होना चाहिए। ये आखिरी बोर्ड बना रहा, ठीक है, मेरे को ध्यान से सुनना। गॉस लॉ पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ेंगे गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का गॉस ने भी तरीका है, सेमी फ्लक्स सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो भी सेम ही चीज बता रहा है, फ्लक्स ही बता रहा है, वो भी क्या बता रहा है पर नए तरीके से। गॉस लॉ में डबल ही आता है, डबल ऐसा गॉस लॉ अभी भी फ्लक्स की ही बात अलग है। मान लो ये आपका सिस्टम है, उसके अंदर चार्जेस है प्लस q1 माइनस q2 प्लस q3 माइनस q4 और माइनस ये कुछ चार्जेस है। गॉस ने बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है अगर, तो उसका एक तरीका और है, चार्ज एनक्लोज, चार्ज डिवाइड बाय चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट, मीडियम होगा तो एप्सिलॉन नॉट इनटू k। ये आपको फ्लक्स निकाल के देगा फॉर अ क्लोज्ड एरिया, फॉर अ क्लोज्ड एरिया। जब एरिया पूरी तरह से बंद है तभी तो उसके अंदर कितने चार्ज आप गिन पाओगे, ऐसे इनफाइनाइट में तो गिन नहीं सकते। तो क्लोज्ड एरिया का भी फ्लक्स निकाला जा सकता है यूजिंग q एनक्लोज अपॉन, अब देखो टोटल चार्ज यहां पे क्या है एनक्लोज
Q1 minus Q2 plus Q3 minus Q4 माइनस Q5 ये एक वैल्यू देगा, हाँ। उसको डिवाइड कर देना उसकी परमिटिविटी से। सिंपल बात, कोई डिफिकल्ट बात नहीं। ये आपका गॉस लॉ। एक इंपॉर्टेंट देखो, गॉस लॉ क्या कहता है, अगर कोई क्लोज्ड सरफेस तो उसका फ्लक्स निकालने का तरीका होता है। ये फ्लक्स तो देखा, ये फ्लक्स देखा, गॉस ने भी एक तरीका बताया क्लोज्ड सरफेस के लिए। किसके लिए? क्लोज सरफेस। वो तरीका ये है, जल्दी करना, वो तरीका ये है कि अंदर जितने चार्जेस एनक्लोज होंगे उनको गिन लो और उसके परमिटिविटी से डिवाइड कर दो, तो आपको जो आएगा वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अंदर कितने चार्ज है? Q1 minus Q2 plus Q3 minus Q4 minus Q5 by epsilon। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक इंपॉर्टेंट चीज, शेप एंड साइज डज नॉट मैटर। इसका क्या शेप है क्या साइज कोई फर्क नहीं। सिर्फ फर्क पड़ता है कितने चार्जेस, कितने चार्जेस, शेप एंड साइज डज नॉट। ये गॉस, ये क्या है? आगे के हर डेरिवेशन में हम दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, एक इससे और एक गॉस लॉ से, और फिर दोनों को इक्वेट करके नया इक्वेशन बनाएंगे। यही हम आगे करने वाले। तो आपको ये भी पता चल गया और ये भी पता चल गया। कोई शक वाली बात नहीं। कोई शक वाली बात? ये किसके लिए है? ये वैक्यूम के लिए। ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? मान लो आप मीडियम में चले गए, कहां चले गए? मीडियम। तो बस एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा। कोई शक वाली बात नहीं। इन मीडियम, इन अब एक आखिरी चीज बताने, आखिरी चीज बताने, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कितना, डेंसिटी मतलब कितना ज्यादा चार्ज है एक जगह पर। चार्ज आराम से पहले बता दो फिर लिखो, सर को मैं बोलूंगा 2 मिनट टाइम देंगे। पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये लास्ट पॉइंट है, इसको मैं बोलता हूँ लैम्बडा। मतलब एक लाइन में मेरे को चार्जेस दे दिया है और मुझे उसका डेंसिटी निकालना कि कितना ज्यादा घना, डेंसिटी तो समझते हो ना, घना क्या भर दिया क्या आपने एक जगह पे या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, वो निकाल। लैम्बडा इज इक्वल टू, मान लो एक लाइन के अराउंड चार्जेस फैले हुए हैं, एक लाइन के अराउंड चार्जेस, इसका जो लेंथ है वो L है, क्या है? और टोटल चार्ज Q, टोटल चार्ज Q है। तो आप बोलोगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिंपल बात है, मास का वॉल्यूम ही कर रहा हूं, मास यहां चार्ज बन गया, वॉल्यूम यहां पे लेंथ बन गया। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर कोई दिक्कत वाली बात है, आसान शब्दों में बता रहा हूं, आसान चीज है, कोई कॉम्प्लिकेट करने की इसको जरूरत नहीं। याद रखोगे। दूसरा आता है लीनियर चार्ज हो गया, दूसरा आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या आता है? सरफेस चार्ज देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सरफेस पे चार्जेस है। अभी आप लाइन ले रहे थे, अभी प्लेट ले लो, प्लेट के सरफेस पे आपने कुछ चार्जेस रख दिए, मुझे उसका डेंसिटी निकालना है। या स्फीयर रख लो, क्या रख लो? हॉलो है, अंदर से तो बाहर उसके सरफेस पे कुछ चार्जेस है, आना बोलिए क्वेश्चन वाली बात। क्या सुन, मान लो चार्जेस कितने हैं? Q, और एरिया कितना है दोनों का? एक, कुछ भी हो सकता है, मान लो ये। तो इसको मैं बोलता हूँ सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या बोलता हूँ? सिग्मा। तो सिग्मा आएगा Q अपॉन A, कोई शक वाली बात। और तीसरा क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लास्ट क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज सिंपल, उसको मैं बोलता हूँ रो। तो क्या बोलता हूँ? रो। वो हो जाएगा अपन चार्ज अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट। क्या सूत्र से डिनोट करते हैं वॉल्यूम को?
रो से, RHO, रो, RHO चलेगा। फाइनल एक 10 सेकंड, इसका ऐसा यूनिट फटाफट यूनिट, चार्ज का कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, लेंथ का मीटर, इसका क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये एरिया है, और इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम है, ये यूनिट है, ये भी इसका यूनिट है और ये भी इसका यूनिट है। यहाँ पे आपका बेसिक इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th का पूरा मैंने कॉन्सेप्ट कवर, अब आपको बस जो यहाँ से पढ़ाऊंगा वो 12th का कॉन्सेप्ट। तो ये पहला लेक्चर आपके बेसिक इंट्रोडक्शन को कवर करना है। अगले लेक्चर में आगे बहुत बहुत शुक्रिया।